नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। अब बात करने वाले हैं हम एसएससी एमटीएस के 13 जून के थर्ड शिफ्ट के पेपर के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अपनी कोचिंग नाम से। आपको हमारा लोगो मिल जाएगा। और आपको अगर एग्ज़ाम आगे है आने वाली शिफ्ट में, और आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है, तो आप मुझे कुछ भी, आपसे कुछ शिकायत हो, कुछ सुझाव देना हो, या फिर आपको एसएससी एमटीएस के जो प्रश्न भेजने हैं वो आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, यह नारा या नहीं है, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस पुस्तक को लिखा था। उनके बारे में और पूछते हैं और जानते हैं। तो ज्योतिबा फुले एक प्रखर समाजवादी कार्यकर्ताओं के विचारक थे। उन्होंने भारत में, विशेष महाराष्ट्र में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया था। ये भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। आगे बात करें तो उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुल में हुआ था। वे माली जाति के थे और उनका परिवार अनपढ़ था। फुले ने समझा कि समाज में निचली जातियों और महिलाएं वंचित बहुत थी और उनकी मुफ्ती शिक्षा में हुई थी। उन्होंने निचली जातियों के बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। उन्हें विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ लड़ाई की। उन्हें पहली बार दबे हुए वर्गों के लिए दलित शब्द का उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। यह एक मराठी शब्द है जिसका अर्थ है टूटा हुआ या कुचला हुआ। महात्मा फुले ने 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में बहुत बार पूछते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने। और कब की? तो 24 सितंबर 1873 को उसकी स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है एसएससी एमटीएस में। तो आगे बात करें तो ज्योतिबा फुले का 63 वर्ष की आयु में पुणे में निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड गेम का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वर्ल्ड गेम का आयोजन है वो बर्मिंघम के नए प्रोटेक्टिव लाइफ स्टेडियम में हुआ था। बर्मिंघम में, वो साउथ अफ्रीका में है। अगला है, आगे बात करें तो वर्ल्ड गेम्स 2022 का उद्घाटन समारोह है बर्मिंघम के नए प्रोटेक्टिव लाइफ स्टेडियम में हुआ। वहीं खेलों का आयोजन 8 से 17 जुलाई तक किया गया था। 2022 की बात है, ये 2022 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उम्मीद स्कीम की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी? तो इस ये ऐसे पूछा गया था, उम्मीद स्कीम है वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसमें। ऐसे कुछ पूछा था इसमें। तो 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें तो उम्मीद योजना, यह 2018 में शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर राज्य योजना थी, जम्मू कश्मीर की योजना थी ये, और इसे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उम्मीद कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर होने के लिए प्रोत्साहन करना था। अगला क्वेश्चन है, चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो चीन की आधिकारिक भाषा है वो मंदारिन चीनी है। वैसे तो इंग्लिश वगैरह वो नहीं जानते। वो चीन की में बहुत मुख्यतः 7 भाषाएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से चीन की आधिकारिक भाषा है जो मंदारिन चीनी ही उसकी चीन की भाषा है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा ग्रह उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है? तो ये शुक्र है, यानी इंग्लिश में से विनस कहते हैं। और बात करें तो हमारे सौरमंडल में लगभग सभी आकाशीय पिंड का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। या नीचे की बात की जाए तो उसे उत्तरी ध्रुव पर वामावर्त होता है। 2 अपवाद हैं, शुक्र और अरुण ग्रह। अरुण ग्रह की दूरी अपने कक्षीय समतल के संभवतः में लंबवत में 90 डिग्री से थोड़ा अधिक झुकी हुई है। तो वे एकदम विपरीत नहीं है, थोड़ा झुका हुआ है 90 डिग्री से अधिक। लेकिन सौरमंडल में शुक्र ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी परिक्रमा गति के विपरीत दिशा में घूमता हुआ वास्तव में अपनी
घूर्णन को प्रदर्शित करता है। ये 90 डिग्री के ऊपर विपरीत दिशा में घूमता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो छत्तीसगढ़ में होता है। इसमें वर्ष में लगभग 127 करोड़ टन का उत्पादन होता है। यहाँ पे कोयला से बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में कोयला संसाधन यह मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पुराने गोंडवाना संरचनाओं और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के युवा तृतीयक संरचनाओं में उपलब्ध हैं। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमेन्स प्रकार के हैं। तो बिटुमेन्स प्रकार के कोयले भारत में बहुत से पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और गैर कोयला श्रेणी के हैं। झारखंड में भारत में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है वो झारखंड में है, और निकाले जाते हैं वो छत्तीसगढ़ में। इसके बाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में है। अतः विकल्प ये नहीं है। भारत के सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में स्थित है। वे झारखंड बंगाल कोयला क्षेत्र में स्थित है, और इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज, झारिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा है। झारखंड की ये खदानें कोयले की। अगला है, झारिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, जिसके बाद रानीगंज है। कोयले में जुड़ी अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी और सोन नदी हैं। सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयला क्षेत्र का हिस्सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तालचेर और रामपुरा, महाराष्ट्र में चंदावरमा, कामपट्टी और बंदर, और तेलंगाना में शिगरेनी, और आंध्र प्रदेश में पांडुर है। ये कोयले खदानें हैं। ये भी प्रश्न यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। तृतीयक कोयले असम में असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय और नागालैंड में पाए जाते हैं। इसे दारगिरी, चेरापूंजी, मेवलोग और लेगरिग, जो कि मेघालय में है, इसे निकाला जाता है। ऊपरी असम में मुकुम, जयपुर और नजीरा, नामफुक जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और करलाकोट जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये तृतीयक कोयले असम में तृतीयक कोयले की खदानें हैं भारत में। अगला है, लिग्नाइट का भंडार लगभग 36 बिलियन टन के स्तर पर है, जिसमें 90% दक्षिण राज्य तमिलनाडु में है। तो सबसे अधिक है वो तमिलनाडु में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, प्रोविडा शैली किससे संबंधित है? तो प्रोविडा शैली है वो, इसके बारे में बात करें तो कर्नाटक के तुंगभद्रा क्षेत्र में पल्लव, चोल तथा पांड्यों की द्रविड़ वास्तुशैलियों तथा सल्तनतों द्वारा प्रस्तुत इस्लामिक वास्तुकला के सामंजस्यपूर्ण संयोजन से विजयनगर श्रेणी के मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। प्रोविडा नामक स्वयं की शैली का विकास, जिसमें विशाख गोपुरम तथा उत्कीर्णित स्तंभों का निर्माण करवाया गया। तो प्रोविडा है वो विजयनगर शैली के से संबंधित है। अगला है, चीन की राज्यभाषा कौन सी? चीन की राज्यसभा का नाम क्या है? तो इसमें ऐसे पूछा गया था, चीन की संसद का नाम क्या है? तो चीन की संसद है वो नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस का नाम है वो, उसका चीन संसद का नाम है। आपने संसद का नाम जानना है तो अब हमने वीडियो डाल रखा है, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो संसद है वो आपको शॉर्ट ट्रिक में याद हो जाएगी, वो आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे विभिन्न देशों की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर नृत्य आप सभी जानते होंगे राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान के अन्य नृत्यों के बारे में बात करें तो चकरी, गणगौर, झूलन, लीला, झूमा, सुसिनी, गबला और कालबेलिया है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान किस से संबंधित है? तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वो सरोद वादक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिलेना साल्विनी को 2019 में कौन सा पद्म अवार्ड मिला था? तो उन्हें पद्म श्री अवार्ड 2019 में मिला था। वे एक कथकली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल हाल ही में कौन से पद पर क्या बने हैं, मतलब कौन सा पद उन्हें मिला है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग स्थित बहुपक्षीय वित्त पोषण संस्थान एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी आईआईबी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो उनका एआईबी का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जिसकी जानकारी एआईबीबी की तरफ से दी गई। दरअसल एआईबीबी के संस्थापक सदस्य में भारत भी है। तो इसका
सदस्य देश AIIB का सदस्य देश है, भारत भी है। तो उर्जित पटेल है वो AIIB के उपाध्यक्ष बने हैं अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसान बिल जो कृषि बिल है वो कितने कानून थे कृषि बिल में? तो संसद ने किसानों के लिए 3 कानून बिल बनाए थे। पहला जो इसमें पूछा गया कितने बिल थे, तो 3 थे। बात करें तो पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है। इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के जरिए अब MSP मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। अगला क्वेश्चन था, रेपो रेट किसे कहते हैं? रेपो रेट ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, तो इसके बारे में पढ़ लें। रेपो रेट है वो आधार दर, एक बैंक की न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उधार नहीं दे सकते सिवाय RBI द्वारा अनुमानित दिए गए मामलों में, उसे ही रेपो रेट कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है रेपो रेट की। अगला क्वेश्चन था, कच्छ का ऋण किस कैटेगरी या श्रेणी में आता है? तो कच्छ का ऋण है ये कच्छ का ऋण है वो गुजरात प्रांत में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्व में फैला हुआ है। ये नमकीन दलदल का वीरान प्रदेश है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह समुद्र का एक संकरा अंग है जो भूचाल के कारण संभवतः अपनी मौलिक तल को ऊपर उभर आया है और परिणाम स्वरूप समुद्र से पृथक हो गया है। तो यह क्षेत्र है वो नमक से भरपूर है, तो ये नमक से भरपूर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बेरोजगारी दर का सूत्र क्या होता है? तो बेरोजगारी दर की गणना करने का फॉर्मूला है, बेरोजगारी दर के प्रतिशत की गणना बेरोजगारी व्यक्तियों बटा कुल श्रम बल इंटू 100 के रूप में की जाती है। तो ये इसका सूत्र है, कुल व्यक्ति बट्टा कुल श्रम बल इंटू 100। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसके लेखक हैं वो चेतन भगत हैं। चेतन भगत के बारे में और बात करें तो चेतन भगत भारतीय लेखक और स्तंभकार हैं। चेतन भगत 5 पॉइंट समवन 2004 उपन्यास के लेखक हैं। उन्हें वर्ष 2010 में टाइम्स पत्रिका में दुनिया के 100वें सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में चिन्हित भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ये इजी क्वेश्चन था। ऑस्ट्रेलिया राजधानी है वो कैनबरा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 में सुपर बाउल कहाँ खेले जाने वाला थे? ये करंट का क्वेश्चन था। तो इसका आयोजन था वो फरवरी 12 2023 में हुआ था। राज्य फॉरम स्टेडियम ग्लेनडेल एरिजोना में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यकृत से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? तो यकृत से निकलने वाले रस को पित्त रस कहते हैं, जो कि पित्ताशय में संचित होता है। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही SSC MTS के हम वीडियो आपके लिए हर रोज़ लाते रहेंगे। अपडेटेड एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें डाउटफुल है, हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में वीडियो लाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने हमारा वीडियो देख लिया एनालिसिस का, तो आपके संभावना है कि आपके जितने आप पर्सन परीक्षा में बैठोगे तो उसमें 5 से 6% GK है हूबहू मिल जाएंगे आपको। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।